जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ILOT टैलेंट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आए हैं जीडी और यूपीपी का जो हमारा क्लास चल रहा है, तो उसमें जो साइंस का केमिस्ट्री पार्ट चल रहा है उसका थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें हम पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं, उसमें आपने पढ़ा है और अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन को तो आपको मजा भी आई होगी। ठीक है, तो तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। क्वेश्चन आपका है, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, पूछ रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आपको 7 यानी 7, 8, 6 और 9। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। कितना होता है, क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसका परमाणु भार जो होता है वो होता है 12। परमाणु भार जो होता है इसका कितना होता है, 12 होता है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर से हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन सही होता है। कार्बन के बारे में और जान लीजिए, तो कार्बन जो होता है ये आपका टेट्रावैलेंसी शो करता है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि यह जो है 4 इलेक्ट्रॉनों की जो है शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है ये कार्बन जो होता है ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन, अब इसका मतलब क्या होता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कार्बन से कार्बन जोड़ करके बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो लगभग 5 लाख कंपाउंड बना सकता है और सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन ही बनाता है। दुनिया में जो भी चीजें जल जाती हैं उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन जो होता है, कार्बन का जो आइसोटोप्स होता है C14, कार्बन का जो आइसोटोप होता है, आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक कहते हैं कार्बन का। तो ये जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डेटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, यह पता करते हैं कि किसी जो हमारा पुराने समय के जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल मतलब जो डेड हो चुके, जो खत्म हो चुके हैं, वो कितने पुराने हैं, उनकी उम्र की जानकारी पता करने के लिए हम कार्बन डेटिंग करते हैं। तो उसमें कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होगा कार्बन से संबंधित बातें जो आपको याद रखनी है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पृथक परमाणु के नाभिक के केंद्र और सबसे बाहर की कोश के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं। ठीक है, आप किसी पृथक परमाणु के नाभिक केंद्र और सबसे बाहर की कोश के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है आपको, आइसोटोप कहते हैं, परमाणु आकार कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसमें इसका सही आंसर है परमाणु आकार कहते हैं। एटॉमिक साइज कहा जाता है परमाणु आकार, इंग्लिश में से एटॉमिक साइज कहते हैं और हिंदी में कहते हैं परमाणु आकार। यानी आपका जो न्यूक्लियस होता है ये आपका नाभिक होता है, नाभिक के केंद्र से लेकर के जो बाहर तक की जो दूरी होती है, ये दूरी जो होती है उसे हम परमाणु आकार या फिर जो है इसको आप जो है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं। एटॉमिक रेडियस, केंद्र से लेकर के बाहरी कक्षा की जो दूरी होती है उसे एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे तब आएंगे तो परमाणु आकार जो है क्या करेगा, वो बढ़ता है। और जब इस तरफ जाएंगे यानी कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, तो ये आपका परमाणु आकार
या परमाणु त्रिज्या क्या करती है, घटती है। याद रखिएगा, इस तरफ जाने पर घटेगी, ऊपर से नीचे आने पर क्या करती है, वो बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, सेल मतलब हो जाएगा नंबर का जो कक्षाएं वो बढ़ेंगी, तो जो है इसका साइज भी बढ़ेगा। तो प्रश्न के अनुसार इसका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट तीसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 124, 118, 102, 106। तो आप जो वर्तमान में जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें कितने तत्व हैं? तो इसका सही आंसर है 118। ठीक है, 118 है, ये आपको याद रखना है। तो प्रेजेंट टाइम में जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें टोटल 118 तत्व हैं, इसको आपको याद रखना। ठीक है ना, जो वर्तमान की आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको दिया किसने है? तो उसको जो दिया है वो दिया है मोजले ने। ठीक है, मोजले ने बताया है। ठीक, उसका यानी जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसका जो लॉ दिया है, नियम दिया है, उसका जो नियम दिया है उसको दिया है मोजले ने दिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा मोजले ने। और वो आधारित है, वो आधारित किस पर है? तो वो है परमाणु क्रमांक पर। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है, क्रमांक पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो अगर कहें कि फादर कौन है या पिता कौन है या उसके खोजकर्ता मेन कौन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का अगर फादर पूछा जाएगा तो वो होंगे मेंडलीव। कौन है वो? मेंडलीव है, मेंडलीव। तो फादर अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी के फादर कौन है, उसके पिता कौन है, तो हो जाएगा मेंडलीव। और उसका नियम किसने दिया? तो याद रखिएगा मोजले ने दिया है। किसने दिया है? मोजले ने दिया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, अमोनियम क्लोराइड निम्नलिखित किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? अमोनियम क्लोराइड निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? दे रखा पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड डाइक्लोराइड, कार्बोनिल डाइक्लोराइड तो होता है COCl2, ये होता है कार्बोनिल डाइक्लोराइड है। ये हल्का सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। तो आप समझ गए होंगे कि जो सही ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र हो गया ये NH4Cl हो जाएगा, इसका अमोनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है इसका इस्तेमाल हम माचिस बनाने में, माचिस बनाने के लिए, ठीक है, एक्सप्लोजिव यानी कि बम वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोनिल डाइक्लोराइड जो होता है COCl2 है, ये आपकी इसे कहते हैं फॉस्जीन गैस। क्या कहते हैं? फास्जीन गैस कहते हैं इसको, फास्जीन गैस कहते हैं, फास्जीन गैस। यह जो है एक बहुत जहरीली गैस होती है। कैसी गैस होती है? जहरीली गैस होती है। यह एक जहरीली फास्जीन गैस एक जहरीली गैस है, याद रखिएगा। फास्जीन कैसी गैस है? एक जहरीली गैस है। फिर है सिलिका डाइऑक्साइड SiO2। सिलिका डाइऑक्साइड का इस्तेमाल क्वार्ट्ज QUARTZ और इसको हिंदी में भी क्वार्ट्ज बोलते हैं, क्वार्ट्ज बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है कांच बनाने के लिए भी किया जाता है। क्वार्ट्ज क्या लिख सकते हैं? कांच बनाने के लिए। ठीक है, कांच यानी ग्लास बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सिलिका का, SiO2 का। ठीक है, जो क्या कहते हैं आपकी जो जैकेट बनती है, ब्लड प्रूफ जैकेट जो बनती है, उसमें भी सिलिका का इस्तेमाल, SiO2 का इस्तेमाल करते हैं। जो ब्लड प्रूफ जैकेट होती है उसमें सिलिका का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी और भी ग्लास में जो है सिलिका का इस्तेमाल होता है, लेकिन ब्लड प्रूफ वाली जैकेट में सिलिका का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फिर आ गया अमोनियम क्लोराइड, तो ये आपका ये एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, तो इसको सॉल्ट रिएजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लैब में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे हो गए आपके, इसके हमने यूजेस बता दिया और इसके फार्मूले बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो क्लोज फिटिंग भागों को एक भराव सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, उसके पिघलने बिंदु
से ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? हार्डनिंग, टाकने की क्रिया, वेल्डिंग, टाकना, उसे क्या कहते हैं आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ब्रेजिंग, टाकना कहते हैं इसको। जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? टाकना कहते हैं इसको, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे इसको ब्रेजिंग कहा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो क्लोज फिटिंग है, दो क्लोज हैं, मतलब अगर उसमें लगाया जाए फिट हो जाते हैं, दो क्लोज उसमें हो गए फिट हो जाते हैं, कि उसमें भराव सामग्री भर दी जाती है, थोड़ा जोड़ा जाता है और उसके पिघलने बिंदु से ऊपर गर्म किया जाता है, तो कोशिका के द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है, उसको फैल जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और फैल जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं टाकना। वेल्डिंग क्या होती है? ठीक है, वेल्डिंग क्या होती है? तो वेल्डिंग समझो क्या होता है। वेल्डिंग में दो आपके मेटल होंगे, दोनों मेटल को, यानी दो चीजें हैं जिनकी जो जनरली मेटल ही होंगे, यानी कि धातु होंगे, दोनों को क्या करेंगे? पिघला देंगे। अब पिघला करके क्या करेंगे? उसको जो दोनों को मेटल को पिघलाएंगे और पिघला करके दोनों को पास मिलाएंगे और फिर जैसे जैसे ठंडा होगा अपने आप जुड़ जाएगा, तो उसे कहते हैं वेल्डिंग। अब आते हैं टाकने की क्रिया। टाकने की क्रिया का मतलब होता है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में क्या होता है? ठीक है, सोल्डरिंग में क्या होगा कि दो मेटल को पास मिलाए हैं और उस पर क्या किया गया है, वहां पे एक जो है सोल्डरिंग मटेरियल होता है जो बना होता है टिन प्लस लेड का बना होता है। तो क्या करते हैं, दोनों को पास मिलाएं, ठीक है, और उस दोनों को, दो मेटल को, धातु को पास मिलाएं और जो है वो जो क्या कहते हैं, जो सोल्डरिंग मटेरियल होता है उसको यहाँ पर हम रखते हैं और हीट करते हैं, तो जो उस पर मोल्ड पिघल करके गिर जाता है उसको जोड़ देता है, तो उसे कहते हैं टाकने की क्रिया। ठीक है, और हार्डनिंग जो होगा, ठीक है, हार्डनिंग यानी कोई ऐसी वस्तु को उस पर हम करते हैं, गिरा देते हैं जो हमारा जिसको हम जोड़ना चाहते हैं, जो उसको क्या करे, जब गिराने के बाद क्या होता है, कोई ऐसी वस्तु जब गिराया और उसको छोड़ दिया तो कुछ से बाद अपने आप क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाता है। तो हार्डनिंग हम कह सकते हैं, जो फेविक्विक आप इस्तेमाल करते हैं वो हार्डनिंग में आ जाएगा। ठीक है ना, फेविक्विक वाला हार्डनिंग में आ जाएगा। तो लेकिन अगर प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न के अनुसार जो इसका आंसर है उसे टाकना यानी कि ब्रेजिंग इसका सही आंसर है। जो परिभाषा यहां पे जो लिखी उसका आंसर ये हो जाएगा। वेल्डिंग बता दिया हूं, टाकनी क्रिया क्या होती है, हार्डनिंग में बता चुका हूं। तो प्रश्न अनुसार आपका ये डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगला क्वेश्चन, हैलोजन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन, हैलोजन, हेलो का मतलब होता है, ठीक है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्ट, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं हैलोजन। जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्ट मतलब होता है लवण, और जो उसको प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं क्या? सॉल्ट प्रोड्यूसर यानी हैलोजन कहा जाता है। ये किस में आते हैं? ये 17वें ग्रुप में आते हैं। 17वें ग्रुप में ये आता है, 17 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में आते हैं। कौन कौन है इसमें? तो इसमें आपका आता है फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टाटीन आता है। ये इतने सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारे एलिमेंट आते हैं। अब पूछ रहा है इसमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या, तो एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो होता है वो होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,8,7, बाहर वाले कोश में कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो प्रश्न के अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन है, बाहरी कोश में कितना आ रहा है? 7, तो ये 7 हो जाएगा। बाकी ये सारे जो होते हैं, जितने भी हैं जो हैलोजन होते हैं, ये सारे -1 की संयोजकता, ठीक है, -1 की संयोजकता दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, हैलोजन जो होते हैं साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, हैलोजन कहा जाता है। 17 ग्रुप में आते हैं। कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, एस्टाटीन है। संयोजकता -1 की दिखाते हैं। बाहरी कोश पे अगर हम तोड़े, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो है 2, 8, 7। बाहरी कोश में कितना आया? 7 से इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर कहें सबसे ज्यादा
वैद्युत ऋणात्मक कौन सा होता है? तो उसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, आपका सही आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लोरीन जो होता है पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमीन जो होता है यह ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। आयोडीन जो होता है, गोइटर नामक बीमारी जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है, तो उसको बैलेंस करता है। ठीक है, एस्टाटीन एक तरह का आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एवोगाड्रो की संख्या है 1000, इसमें 1024, 1022, 1025। तो इसको जो है थोड़ा सा लिखा गया है, ये पावर में होना चाहिए था। तो एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये बताना चाह रहा है। तो 10 की पावर 23 तो 1023, मतलब ये यहाँ ही कहना चाह रहा है, प्रश्न के अनुसार ये है कि 1023 का मतलब ये बताना चाह रहा है कि 10 की पावर 23 ये चीज। ठीक है, ये बता रहा है 10 की पावर 24, ये बता रहा है 10 की पावर 22, ये बता रहा है 10 की पावर 25। तो प्रश्न के अनुसार जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका है 10 की पावर 23। ये इसे तो ये आपका एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो की संख्या है आपकी ये। याद रखिएगा, एक मोल बराबर होता है, एक मोल जो होता है वो एवोगाड्रो नंबर 1 मोल होता है। किसी भी पदार्थ का किसी एलिमेंट तत्व का 1 मोल बराबर होता है कितना? एवोगाड्रो नंबर बराबर 6.023 या 22 10 की पावर 23। याद रखिएगा, एक मोल किसी भी तत्व का 1 मोल बराबर, आप चाहे उसको आप एटम ले सकते हैं, एक यही होगा, एटम कहो तो भी यही होगा, मॉलिक्यूल कहोगे तो भी यही होगा। ठीक है, और आयन कहोगे तो भी यही होगा। तो एक मोल बराबर इतने एटम, 1 मोल बराबर इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल बराबर इतने आयन। ठीक है, अणु, परमाणु और आयन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन आपका सही है, 10 की पावर 23। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? देखिए कह रहा आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो आधुनिक आवर्त नियम जो दिया गया है वो दिया गया है मोसले के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? मोसले के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया इसके आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है, तो हो जाएंगे आपके मेंडलीफ हो जाएंगे। ठीक है, फादर पूछा जाएगा, फादर ऑफ मॉडर्न, बड़ा कंफ्यूजन करता है ये, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के पितामह कौन है, तो हो जाएगा आपका मेंडलीव, आंसर सही होगा। और अगर पूछा जाएगा कि लॉ नियम किसने दिया था, तो मोसले ने दिया था। ठीक है, जो मोसले ने दिया था जो नियम, वो किस पर आधारित था? परमाणु क्रमांक पर आधारित था। किस पर आधारित था? परमाणु क्रमांक पर आधारित था, क्रमांक पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक पर आधारित था। और जो मेंडलीव ने दिया था वो परमाणु भार पर या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो मेंडलीव के द्वारा दिया गया जो पीरियोडिक टेबल था, आवर्त सारणी थी, वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है ना। डोवार्नियर ने जो है पहला दिया था, सबसे पहली बार आवर्त सारणी के बारे में बताया था। पहली बार जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन बताया था, तो हो जाएगा डोवार्नियर ने बताया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम को गर्म करने पर उसमें पानी के अणु नष्ट हो जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, तो बन जाता है, हेमीहाइड्रेट बन जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम, तो जिप्सम का सूत्र पहले पता होना चाहिए। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम होता है।
जिप्सम को हम जब गर्म करते हैं, गर्म करने का ये है, तो कितने तापमान गर्म करते हैं, तो भैया तापमान ये होता है 373 केल्विन। 373 पे गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये निकल जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम का इस्तेमाल आपका ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, चौक बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है, चौक बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चाक, खड़िया जो होती है, सीमेंट और ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ जो जिप्सम क्या करता है, वो मजबूत कर देता है, हार्ड कर देता है जिप्सम, ठीक है ना। तापमान पूछा गया तो ये तापमान रहेगा, और ये बन गया आपका, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ये आपका बना POP, इसे कहते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका होता है। जब हड्डी टूट जाती है तो फ्रैक्चर हो जाती है, तो उस पर जो प्लास्टर लगता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, POP का इस्तेमाल करते हैं। खिलौने बनाने के लिए POP का इस्तेमाल करते हैं, टॉयज बनाने के लिए POP का इस्तेमाल करते हैं। जो फार सीलिंग होती है, जो मकान होते हैं उस पर जो डेकोरेटिव डिजाइनें जो बनती हैं, उसको बनाने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है। POP का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा, ठीक है। सूत्र ये होता है, इसका सूत्र ये होता है जिप्सम का, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। अगला FeSO4, Fe प्लस CuSO4 गिव आउट FeSO4 और Cu बाहर निकल गया है। यह प्रतिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा है, विस्थापन है, रिडॉक्स है, प्रतिवर्ती है, विफल करना है। तो FeSO4 जो होता है, तो Fe क्या कर रहा है, Cu को हटा रहा है। Fe बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो Fe ने Cu को क्या कर दिया, हटा दिया, तो बन गया हमारा FeSO4 और Cu बाहर हो गया। तो ये हटा रहा, तो कौन सा हो गया, ये विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया, और प्रश्न के अनुसार जो सही ऑप्शन है वो विस्थापन आपका है। देखिए अगला प्रश्न, ये दे रखा है C2H5OH, ये C2H5OH, ये पूछ रहा है किसका रासायनिक सूत्र है, ब्यूटेन। देखो ब्यूटाइन, देखो ब्यूटाइन लिखा हुआ है, तो ब्यूटाइन जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये आ गया, देखो ब्यूट कर रहा है ना, 4 CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो ब्यूटाइन में देखो, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप और 4 कार्बन तो ब्यूट। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो यहां से काउंटिंग करो 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटाइन का सूत्र हो गया भैया। ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो आइन, सिंगल बॉन्ड लगे तो एन, डबल बॉन्ड लगे तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड लगे तो आइन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। फिर मीथेन कह रहा है, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, मीथेन, CH4, 1 कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड लगा हर जगह एन, मीथेन हो गया। फिर है प्रोपीन, प्रोपीन देखिए तो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड, ये इस तरह कर दो, प्रोपीन कह रहा है, तो 2 2 4 हो गया, 1 2 3 4, हाँ प्रोपीन, तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, और यहाँ पे लगा डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा प्रोपीन ही हो जाएगा इसका। अगला है एथेनॉल, तो होता है एथेनॉल का C2H5OH, 2 कार्बन के लिए एथ और OH लगता है तो नॉल, हो गया आपका एथेनॉल। ये तो पूछ रहा है एथेनॉल का किसका सूत्र है, ये तो एथेनॉल का सूत्र है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, एथेनॉल इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी प्रोपीन का सूत्र बता दिया है, मीथेन का बता दिया है, ब्यूटीन का
ब्यूटाइन का सूत्र आपको मैंने बता दिया है, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ संपर्क में आने पर नीले काले रंग बदल जाते हैं, ठीक है। नीले स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ संपर्क, इसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग बदल जाते हैं। नमक, आयोडीन, नीला लिटमस, लाल लिटमस, किसके संपर्क में आने पर ये जो है नीले काले रंग बदल जाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज आयोडीन, ठीक है। आयोडीन के संपर्क में आने पे क्या होता है? स्टार्च, स्टार्च मतलब होता है जैसे चावल, चावल, ठीक है, चावल, और हो गया आपका, और क्या हो सकता है? आलू, ठीक है। तो इसमें स्टार्च पाया जाता है। तो जब ये क्या होंगे, आयोडीन के संपर्क में आएंगे तो इनका रंग जो है, तो किसी भी पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में पता करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, स्टार्च पता करना है इसमें है कि नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें? तो इसमें जो है आयोडीन टेस्ट इसे कहते हैं। आयोडीन कैसे टेस्ट कराते हैं? चावल आलू में, और उसमें अगर बदल जाएगा वो नीले या काले रंग बदल जाए, इसका मतलब उसमें स्टार्च पाया जाता है। नीला लिटमस क्या होता है? लाल लिटमस। तो देखोगा नीला लिटमस पेपर जो होता है, ठीक है, ये बताता है लिटमस पेपर कि कोई भी पदार्थ जो है अम्लीय है या क्षारीय है, एसिड है या बेस है, अम्लीय है क्षारीय है, उसका जो है पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपका अम्लीय है, अगर वो क्या है? अम्लीय है, तो क्या करेगा वो? नीले लिटमस को लाल कर देगा। याद रखिएगा, अगर वह अम्लीय है यानी एसिड है तो नीला लिटमस में आप डालेंगे, उसको क्या कर देगा? वो लाल कर देता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो क्षारीय है, ठीक है, अगर वो क्षारीय है तो क्या कर देगा? लाल लिटमस को, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देगा, नीला कर देगा, याद रखिएगा। तो क्षारीय है तो वो लाल लिटमस को नीला कर देगा, और अगर अम्लीय है तो नील लिटमस को लाल कर देगा। जब पेपर आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए याद रखिएगा, जो अम्ल होता है यानी एसिड जो होता है वो खतरे का साइन होता है। एसिड, अगर एसिड का नाम आया दिमाग में एकदम डेंजर की बात आ जाती है, और डेंजर का जो साइन होता है लाल होता है। तो याद रखना, यानी लाल हो रहा है इसका मतलब नीले से लाल हो रहा है, ठीक है। और जब एक नीले से लाल हो रहा है तो दूसरा पता हो जाएगा लाल से नीला हो जाएगा, ठीक। आते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें निकलती हैं? लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये तो आपका अगर हीट करेंगे तो आपका आ जाएगा PbO और NO2। तो देखिए लेड ऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन भी निकल जाएगा, O2 भी निकलेगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी गैसें निकल सकती हैं? तो आपका एक तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कहां पे आ रहा है ऐसा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस में आ रहा है? ऑक्सीजन। तो आपका ये आ जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो लेड नाइट्रेट को हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना, तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैस निकलेंगी, ठीक है ना। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन तो इसमें है ही नहीं, लेड नाइट्रेट में कार्बन तो है ही नहीं, तो अपने आप ही कट गया। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड खाली कर रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनना, तो ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसमें कहीं हाइड्रोजन दिखाई दे रहा? नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अयस्क धातु का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन दे रखा ब्रोनाइट, ठीक है, तो बोरनाइट जो होता है ये तांबा बोल रहा है यानी कॉपर,
ठीक है। और मैग्नेटाइट में लोहा, मैग्नेटाइट में लोहा बता रहा है, और गैलेना में लेड बता रहा है, और सिनेबार में निकल बता रहा है। अब देखिए मैग्नेटाइट जो होता है आपका वो ओर है किसका, आयरन का, Fe2O3। गैलेना है लेड यानी कि PbS, लेड की मात्रा आ रहा है, ठीक है। और बोरोनाइट में तांबा यानी कॉपर आ रहा है तो Cu आ रहा है। और सिनेबार जो होता है उसका सूत्र होता है Hg, मरकरी यानी होता है Hg2S, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गलत है। देखिए तो लोहा आ रहा है यानी Fe2O3 तो बिल्कुल सही है, लेड में PbS आ रहा है बिल्कुल सही है, बोनाइट में तांबा यानी कॉपर आ रहा है बिल्कुल सही है, और इसमें अगर सिनेबार निकल बता रहा है, निकल, और जबकि फॉर्मूला क्या है Hg2S, मर्क्यूरिक सल्फाइड। कौन सा है, मरकरी का ओर है, ये मरकरी का है सिनेबार, मरकरी का है, तो इसलिए जो है कौन सा पूछ रहा है, गलत है इसमें से, तो ये जोड़ा आपका गलत है, यानी कि डी ऑप्शन जो आपका क्या है वो गलत है। तो ब्रोनाइट तांबा यानी कॉपर का ओर है तो ये सही है, बिल्कुल सही। मैग्नेटाइट लोहा कहते हैं, लोहा यानी Fe2O3 हो जाएगा। गैलेना होता है लेड यानी PbS सूत्र होता है इसका। सिनेबार होता है निकल, सिनेबार का निकल बता रहा है, लेकिन जो है सिनेबार का सूत्र होता है Hg2S यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मतलब प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व पहचान करें। मैग्नीज, पीतल, सिलिकॉन, टंगस्टन। कौन से इस्तेमाल का जो है आपका जो है सेल बनाने के लिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है एक तरह का क्या है, ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं अर्धचालक। जर्मेनियम और सिलिकॉन याद रखिएगा, अर्धचालक बोलते हैं इसको, अर्धचालक। इसका गुण ये है कि जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो क्या करता है, ये सिलिकॉन पर सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक इसकी सूर्य किरणें पड़ती हैं तो यह जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रिसिटी में यानी बिजली में उत्पन्न कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में उत्पन्न कर देता है, ठीक है, या कन्वर्ट कर देता है या प्रोड्यूस करता है। तो सिलिकॉन पर सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक है, इस पर जो सूर्य की किरणें गिरती हैं, ठीक है, सूर्य ऊर्जा उठती, सोलर एनर्जी गिरती है तो यह उसको इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर देता है। अब सोलर एनर्जी जो होती है वो इको फ्रेंडली है, पता है आपको, हमारे यानी कि वातावरण के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। आगे आने वाला भविष्य जो है सोलर सेल का ही है, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपका इस ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नीज हो गया, पीतल हो गया, ये आपका जो है या टंगस्टन, तीनों जो है इनको हम एलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे इस्तेमाल करते हैं इसको, फोटोग्राफिक प्लेट में इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है, एलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। टंगस्टन जो होता है याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, तो टंगस्टन का सिंबल W होता है, टंगस्टन का सिंबल जो होता है वो W होता है। और टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका जो है जो बल्ब की फिलामेंट होती है उसको बनाने के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो आपका सही आंसर वो है सिलिकॉन, जो पूछा गया है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व का पहचान, तो सिलिकॉन इसका सही ऑप्शन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस वीडियो में हमने देखो ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कवर कर रहे हैं, हम टारगेट है कि 15 से 20 क्वेश्चन हमको कवर करना है ताकि वो वीडियो बहुत लेंथी ना जाए। और उसी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को कि उसमें क्योंकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको कर ले जाएं। यानी एक प्रश्न में हम 4 प्रश्न उसमें वहां पे 4 प्रश्न के उत्तर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देखते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।